हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे। तो आप सभी लोग का स्वागत है हमारे एक और न्यू लेक्चर वीडियो के अंदर। गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस हिंदी मीडियम, ठीक है। और ये हमारा होने वाला है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का विज्ञान पार्ट 2 का चैप्टर नंबर फर्स्ट, अनुवांशिकता और उत्क्रांति। देखो भाई, आप लोग को पता है ना कि हम लोग ने लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट किया था और आज हमारा लेक्चर नंबर 8 चालू हो गया। मतलब क्या भैया, मतलब ये कि लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 7 तक की सारी वीडियो हम लोग ने बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। और सारे वीडियो हमारे इसी चैनल पे आपको मिल जाएंगे, आप लोग जाकर सारे वीडियो को अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, ये हमारा न्यू चैनल है, तो आप लोग सपोर्ट करो और वीडियो पे दोस्तों में शेयर करो, जिससे उनका भी फायदा हो जाए। आप लोग क्या करते हो, वीडियो को शेयर नहीं करते हो, ठीक है। अपने दोस्तों लोग को भेजा करो यार, जिससे यार उनका भी फायदा हो जाए, वो भी पढ़ाई कर ले, ठीक है। एंड भाई चलो फटाफट से स्टार्ट करते, उससे पहले एक खुशखबरी आपको देना चाहता हूँ। खुशखबरी ये है कि ये जो लेक्चर है ना, लेक्चर नंबर 8, ये हमारे चैप्टर का आखिरी लेक्चर है। मतलब क्या, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग चैप्टर की बहुत ही अच्छे से धुलाई करके खत्म कर देंगे, निपटा देंगे, समाप्त कर देंगे, ठीक है। तो भाई चलो मैं आपको बताता हूं कि आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे लमार्कवाद यानी कि लमार्किज्म, क्लियर। और आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि लेक्चर नंबर 7 के अंदर हम लोग ने क्या पढ़ा था। तो चलो यार फटाफट से मैं आपको एक बार शेयर करा देता हूँ, लेक्चर नंबर 7 की दुनिया में आपको लेके चलता हूँ, ठीक है। देखो, तो ये हमारा है लेक्चर नंबर 7 का दुनिया, देख लो लेक्चर नंबर 7। इसके अंदर हम लोग ने पढ़ा था डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, यानी कि डार्विन का प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। ये बात आपको समझ के रखने का भाई, बहुत ही डिटेल्ड में आपको सब कुछ समझा के दिया था, ठीक है। बहुत ही मजेदार तरीके से आप लोग को पता होगा, ठीक है। देख लो सारा का सारा नोट्स। फिर भाई हम लोग ने पढ़ा था कि कुछ ऐसे साइंटिस्ट आए, ठीक है, जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने विरोध किया किसके ऊपर, हमारे डार्विन ने जो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था ना, थियरी दी थी ना, इसके ऊपर कुछ साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या क्या विरोध किया। तो क्या क्या विरोध किया, देखो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई है ना। ये सारी चीजें मैंने आपको समझाया था। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो देखा होगा एंड आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो तो भाई आज का जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, उसका नाम है लमार्किज्म, लमार्कवाद। तो भैया ये लमार्कवाद क्या है भाई, देखो यहाँ पर हमारे एक साइंटिस्ट का नाम आता है जिनका नाम है लमार्क। लमार्क, देखो लमार्क, ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यही हमारे लमार्क हैं, जिन्हें हम साइंटिस्ट, वैज्ञानिक है ना, हम बायोलॉजिस्ट कह सकते हैं, क्लियर। तो ये हमारे देखो ऐसा लमार्क है जो फ्रांस में रहने वाले लमार्क है, फ्रांस लमार्क है, मतलब फ्रांस साइंटिस्ट है, क्लियर। इनका पूरा नाम था जीन बैप्टिस्ट लमार्क। इनका जन्म हुआ था 1744 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1829 में। यह बात आपको समझ के रखने का है भाई। जो लमार्क है ना, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिन्हें हम लमार्किज्म, लमार्कवाद कहते हैं। तो चलो मैं आपको फटाफट से बताता हूं भाई कि लमार्किज्म में, लमार्कवाद में इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, मतलब किस टाइप का थ्योरी दी थी, ठीक है। तो भाई देखो, इतना सारा मैंने आपका पूरा का पूरा यहाँ पर लिख के रखा हूँ, लिख के नहीं रखा हूँ, ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है, मैंने वही कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, क्लियर। पर भाई इसको समझाने के लिए, यहाँ पर हमारे प्यारे से लमार्क जी का थियरी को समझाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे नोट्स की दुनिया में, मतलब मैं अपनी दुनिया में लेकर चलता हूँ और वहां पर आपको समझाता हूँ हमारे लमार्क ने क्या सिद्धांत दिया था, मतलब कौन सी थियरी दी थी, ठीक है। चलो आज फटाफट से, उसके बाद हम लोग रिटर्न यहीं पर आएंगे और ये मैं आपको फटाफट से समझा दूंगा, ठीक है। एक बार आप लोग को सीख जाओगे ना जो मैं बताने वाला हूँ, तो आपको जो लिखा हुआ है ना, आपको एकदम चिंदी लगेगा, हुआ समझा। चलो आ जाओ। तो भाई देखो, यहाँ पर सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा, अभी टेंशन मत लो, क्योंकि भाई ये सब बहुत ही नल्ला है, आसान है, चिंदी है, महा चिरकुट है, क्लियर। तो देखो भाई, ये मेरा भाई नोट्स आ गया और इसकी मदद से मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ कि लमार्किज्म क्या होता है, यानी कि लमार्कवाद क्या होता है, ठीक है। चलो आज फटाफट से हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो चलो भाई फटाफट से यहाँ पर आ जाओ और मैं अभी आप लोगों को ना सारा का सारा इस नोट्स की मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि हमारे लमार्क जी ने क्या सिद्धांत दिया, मतलब कौन सी थियरी दी, समझा। बहुत आसान है यार, जस्ट थोड़ा सा फोकस करोगे ना तो सब कुछ आपको तुरंत समझ जाएगा, ठीक है, इतना आसान है। देखो भाई, हमारे लमार्क कहते हैं ना कि दुनिया में जितने भी सजीव हैं, दुनिया में जितने भी सजीव हैं, सजीव यानी क्या भैया, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनके अंदर लाइफ प्रेजेंट होती है, समझा। तो हमारे लमार्क कहते हैं कि दुनिया में जितने भी सजीव हैं, उनके शरीर के अंदर, उनके रचनाओं में हमेशा परिवर्तन होते रहता है। परिवर्तन यानी क्या भैया, परिवर्तन यानी बदलाव, चेंजेस, समझा। तो हमारे लमार्क कहते हैं कि दुनिया में जितने भी सजीव हैं ना, जिनके अंदर लाइफ है, उनके शरीर के अंदर, उनके बॉडी के अंदर, उनके रचनाओं में हमेशा परिवर्तन होते रहता है। और ये जो परिवर्तन है ना, ये इनके किए गए प्रयत्न और आलस के ऊपर निर्भर होता है, समझा। तो आपके मन में एक सवाल आएगा, भैया ये प्रयत्न क्या होता है और आलस क्या होता है। देखो ध्यान से, प्रयत्न यानी क्या, एक्टिविटी, काम, वर्क। तो जो काम करता है, वर्क करता है, एक्टिविटीज करता है, समझा। और एक आलस, आलस मतलब आलसी लोग जो घर में खाली पिज्जा बर्गर खाते हैं, मुंह उठाए पड़े रहते हैं, समझा। तो उन्हें हम लोग कहते हैं आलस, यानी कि आलसी लोग, समझा कि नहीं समझा।
तो हमारे लमार्क कहते हैं ना कि दुनिया में जितने भी सजीव होते हैं उनके अंदर परिवर्तन आते रहते हैं। ये जो परिवर्तन आता है ना, ये इनके किए गए प्रयत्न और आलस के ऊपर निर्भर होता है। प्रयत्न यानी क्या भैया, अभी मैंने आपको बताया काम वर्क। तो देखो भाई, अगर ये बंदा जिम में जाएगा, बहुत सारा काम करेगा, मेहनत करेगा, है ना, वर्कआउट करेगा, तो इसकी बॉडी ऐसी होगी। तो देखो पहले ऐसे था, अभी ऐसा हो गया। मतलब क्या भैया, मतलब इसके अंदर परिवर्तन आया कि नहीं आया? आया। समझा? देखो ना, अब कैसा सुकड़ा सा दिख रहा है आपको, है ना, कांडी सा दिख रहा है, पर भाई ये जिम में गया, बहुत सारा प्रयत्न किया, मेहनत किया, तो देखो ना आज इसका बॉडी कैसा हो गया, एकदम बॉडी बिल्डर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना। समझा? तो इसके अंदर परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ परिवर्तन। देखो ये भी था, मतलब यही इंसान हमारा पतला सुकड़ा था, पर भाई ये कुछ भी प्रयत्न नहीं किया, कुछ भी वर्क नहीं किया, कुछ भी काम नहीं किया, बस घर में बैठता था, खाता था पिज्जा बर्गर, खा खा के लेटता था, सोता था, हंसता था, मुड़ता था, और आज देखो कैसा हो गया, ऐसा हो गया, पूरा दम तोंदुआ हाथी जैसे हो गया। समझा? इसके अंदर भी क्या आया, देखो ना यहाँ पर, इसके अंदर भी परिवर्तन आया, चेंजेस आया, बदलाव आया। समझा? तो यही हमारे लमार्क कहते हैं कि दुनिया में जितने भी सजीव हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर हमेशा परिवर्तन होते रहता है, और ये जो परिवर्तन है ना, उनके किए गए प्रयत्न और आलस की वजह से आता है। समझा कि नहीं समझा? समझ गया? चलो, तो इतने बातें हमारे लमार्क ने कही। हाँ भाई, जितनी बातें हमारे लमार्क ने कही ना, सबके सब सही थे, क्योंकि भाई ऐसे ही होता है ना, अगर मैं जिम में जाऊंगा, मैं जिम में जाके बॉडी बनाऊंगा, तो मेरे अंदर परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा। और अगर मैं घर पे बैठे बैठे खाना खाऊंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, तो मैं मोटा हो जाऊंगा, तो मेरे अंदर परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। मतलब परिवर्तन होगा। तो ये परिवर्तन किसके ऊपर निर्भर है? हमारे किए गए आलस के ऊपर और किए गए प्रयत्न के ऊपर। समझा कि नहीं समझा? तो यही जो सिद्धांत है, यही सिद्धांत हमारे लमार्क ने क्या किया? प्रस्तुत किया। समझा? और इसी सिद्धांत को हम कहते हैं इंद्रियों का उपयोग या अनुपयोग का सिद्धांत। समझा कि नहीं समझा? तो हमारे लमार्क ने अपने थियरी में, अपने सिद्धांत में क्या कहा? हमारे लमार्क कहते हैं कि दुनिया में जितने भी सजीव हैं, उनके शरीर के अंदर, उनके बॉडी के अंदर, उनके रचनाओं में परिवर्तन होते रहता है। ये जो परिवर्तन आ रहा है ना, ये इनके किए गए प्रयत्न और किए गए आलस के ऊपर निर्भर होता है। मतलब कौन सा व्यक्ति कितना काम करता है, कितना वर्क करता है, उसके हिसाब से उसके अंदर परिवर्तन आएगा, और कौन सा व्यक्ति कितना आलसी है, कितना आलस करता है, उसके हिसाब से उसके अंदर परिवर्तन आएगा, यानी कि बदलाव आएंगे। समझा? यही सिद्धांत हमारे लमार्किज्म ने दिया, यानी कि लमार्क ने दिया। समझा? और इसी सिद्धांत को हम लोग कहते हैं लमार्किज्म, यानी कि लमार्कवाद। क्लियर? इंग्लिश में कहते हैं यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो यहां तक जो भी हमारे लमार्क ने बताया ना, सब कुछ सही था, सब कुछ एक नंबर परफेक्ट था। समझा? पर भाई आगे गलती हो गया। आगे हमारे लमार्क कहते हैं कि ये जो लड़का जिम करके अपनी बॉडी को ऐसा बनाया, एकदम मस्त बॉडी बिल्डर बन गया। समझा कि नहीं समझा? तो अब ये बॉडी बिल्डर बन गया ना, तो ये जो बॉडी बिल्डर की जो कैरेक्टर है, जो विशेषता है ना, ये इसके आने वाले बच्चों के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि संक्रमित हो जाएगा। ऐसा हमारे लमार्क कहते हैं। समझा? हमारे लमार्क क्या कहते हैं कि जितने भी सजीव हैं उनके अंदर क्या होता है? परिवर्तन होता है। और परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि भाई इनके किए गए प्रयत्न और किए गए आलस के ऊपर निर्भर होता है। समझा? अब मान लो कि इस लड़के ने बहुत ज्यादा प्रयत्न किया, बहुत ज्यादा एक्टिविटी किया, जिम में गया, बॉडी बनाया तो बॉडी बिल्डर बन गया। समझा? अब भाई बॉडी बिल्डर बन गया ना, तो हमारे लमार्क कहते हैं ये जो बॉडी बिल्डर बना, इसको हम कहते हैं उपर्जित विशेषताएं। उपर्जित विशेषताएं मतलब क्या? एक्वायर कैरेक्टर। एक्वायर कैरेक्टर मतलब क्या? ऐसा कैरेक्टर जो हमने प्राप्त किया, ऐसी विशेषताएं जो हमने प्राप्त की। तो देखो ना भाई, ये जो लड़का था, ये देखो, ये जो लड़का को देखो ध्यान से, ये लड़का क्या बॉडी बिल्डर दिख रहा है आपको? ये जो लड़का है हमारा, ये आपको बॉडी बिल्डर दिख रहा है क्या? कहाँ से इसके डोले सोले आए हैं? कहाँ से सिक्स पैक आपको दिख रहे हैं? दिख रहे क्या? नहीं दिख रहे। मतलब ये बॉडी बिल्डर नहीं है। पर भाई ये जो लड़का है ना, पर इस लड़के ने क्या किया? इस लड़के ने भाई जिम में गया। कहाँ गया? जिम में गया और बहुत सारा प्रयत्न किया, बहुत सारा मेहनत किया, वर्क किया, और आज इसने क्या बना लिया? एकदम बॉडी बिल्डर बन गया। देखो ना, डोले सोले सब आ गए, देखो इसके अंदर, है ना, बॉडी बिल्डर बन गया। समझा? तो हमारे लमार्क कहते हैं ना, अब देखो ये जो बॉडी बिल्डर बना, ये पहले इसके पास था क्या? नहीं था। ये इसने मेहनत किया तो इसके पास ये कैरेक्टर आया ना एकदम से। ये जो विशेषताएं हैं बॉडी बिल्डर की, ये इसके मेहनत करने के बाद आया ना, तो इसे हम कहते हैं उपर्जित विशेषताएं। उपर्जित विशेषताएं यानी कि ऐसी विशेषताएं जो हमने प्राप्त की हो, कहीं से ली हो। तो देखो ना भाई, इसने मेहनत करके प्राप्त किया कि नहीं किया? तो इसने जो बॉडी है अपनी प्राप्त की। तो यहाँ पर हमारे लमार्क कहते हैं कि ये जो कैरेक्टर, ये जो विशेषताएं इसने प्राप्त की है ना, यानी कि जो उपर्जित विशेषताएं हैं, ये इसके आने वाले बच्चे के अंदर ट्रांसफर हो जाएगी। समझा? मतलब कि भाई ये जो बच्चा पैदा होगा ना, तो बिल्कुल अपने पापा जैसे बॉडी बिल्डर पैदा होगा। कहाँ का लॉजिक है भैया? कितना समझा? समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूँ मैं? समझा कि नहीं समझा? भाई देखो हमारे लमार्क कितना होशियार थे। क्या कहते हैं कि भाई ये जो इंसान था, इसके बाद देखो बॉडी सॉडी कुछ भी नहीं है, पर इसने क्या किया? इसने प्रयत्न किया यानी मेहनत किया, वर्क किया। समझा? जिम में गया, बॉडी सॉडी बनाया, और आज इसने ये बॉडी बना लिया। तो जो बॉडी बनाया, पहले इसके पास था क्या? नहीं था। तो इसने क्या किया? इस बॉडी को एक्वायर किया। एक्वायर करना मतलब इसने प्राप्त कर लिया। तो जो प्राप्त किया ना कैरेक्टर, विशेषताएं, यही विशेषताएं इसके आने वाले बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगी, यानी कि संक्रमित हो जाएगी। ऐसा हमारे लमार्क कहते हैं। तो बताओ भाई कितना सही है?
अब जितने भी बॉडी बिल्डर बाहर घूमते हैं, क्या उनके बच्चे भी पैदा होते ही बॉडी बिल्डर बन जाते हैं? बता दो कितना सही है, जल्दी बोलो यार, सही है कि नहीं सही है? भाई गलत है, यहाँ पर ये चीज बिल्कुल गलत है। अब मान लो कि भाई देखो, मुझे खाना बनाने नहीं आता था, पर मैंने क्या किया, मेरी मम्मी को देख देख के मैंने रोटी बनाना सीख लिया। तो क्या यार मेरी जनरेशन जब आएगी, जब मेरे बच्चे आएंगे, तो क्या उसको भी रोटी बनाने आएगा? वो भी रोटी बनाने में एकदम मस्त फॉरवर्ड रहेगा, स्मार्ट रहेगा? ऐसा होगा क्या? अब मान लो कोई बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, उसके पास बहुत ज्यादा बुद्धि है, तो क्या उसके बच्चे को बहुत ज्यादा बुद्धि रहेगा? वो भी उसके पैदा होते ही बुद्धिमान बन जाएगा? ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं होगा ना भाई, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि भाई ये जो एक्वायर कैरेक्टर होते हैं, जो उपार्जित विशेषताएं होते हैं, ये हमने प्राप्त किया है, समझा? तो भाई हमारे अंदर आया है ना, तो हमारे जो बच्चा होगा, हमारे जो पीढ़ी होगी, उसको भी उसे प्राप्त करना पड़ेगा। वो भी जिम में जाएगा, काम करेगा, तो ही उसके बॉडी आएंगे। क्या पापा को बॉडी बहुत है तो उसके बच्चों को बॉडी आ जाएगा पैदा होते ही? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, उसे भी तो प्राप्त करना पड़ेगा, समझा? तो हमारे लमार्क बस यहीं पर गलती कर देते हैं। हमारे लमार्क कहते हैं कि इसने जो विशेषताएं प्राप्त की है ना, जो उपार्जित की है, यही विशेषताएं उसके आने वाले आगे जनरेशन में, आगे पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाएगा, समझा? यानी कि संक्रमित हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया लोचा, क्योंकि भाई ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं होता। तो यहीं पर इनका थियरी हो जाता है टाई टाई बाय बाय फुस, यानी कि फेल। समझा कि नहीं समझा? तो यही पूरा का पूरा हमारा जो सिद्धांत है, यही हमारे लमार्क ने दिया था, समझा? आशा करता हूं कि भाई लमार्क का सिद्धांत आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बहुत ही फनी वे में, ठीक है? चलो भाई, तो ये मैंने आपको समझा दिया विद दी हेल्प ऑफ, थोड़ा सा मैंने चार्ट बना के अच्छे से आपको समझा दिया। चलो, तो जो हमारे टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है ना, मैं हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। आ जाओ फटाफट से। देखो भाई, तो हमारे यहाँ पर लमार्क किधर गया? हो लमार्क चच्चा, जल्दी आई जियो। देखो, तो हमारे लमार्क जी आ गए। हमारे लमार्क के पास देखो कितना दिमाग था ना, कैसे कैसे बातें बोलते हैं, ठीक है? आ जाओ, देखो ध्यान से। तो जो मैंने आपको समझाया ना, सब कुछ डिट्टो यहीं पर सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है? चलो आपको समझा दो। देखो, हमारे लमार्क कहते हैं कि उत्क्रांति होते समय सजीवों के शरीरों की रचना में क्या होता है? परिवर्तन आते रहते हैं। मतलब क्या? जैसे जैसे उत्क्रांति होता है, जैसे बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, वैसे वैसे हमारे जो सजीव होते हैं, उनके रचनाओं में, उनके शरीर के अंदर भी क्या होता है? परिवर्तन आते रहता है। क्लियर? तो भाई, और यह जो परिवर्तन उस सजीव द्वारा किए गए प्रयत्न अथवा किए गए आलस पे निर्भर होता है। मतलब ये जो प्रयत्न सजीव के अंदर आ रहा है, ठीक है, वो किसके ऊपर निर्भर होता है? उसके किए गए आलस और किए गए प्रयत्न के ऊपर क्या होता है? निर्भर होता है। ये बात आपको समझ के रखने का है। क्लियर? चलो, ऐसा सिद्धांत प्रस्तुत किए हमारे लमार्क ने, समझा? और इसी सिद्धांत को हमारे लमार्क ने बोला, क्या बोला? इंद्रियों का उपयोग या अनुपयोग का सिद्धांत, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन, समझा? ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का है। अब कोई पूछ लिया भाई इंद्रियों का उपयोग या अनुपयोग का सिद्धांत में लमार्क ने क्या बोला, तो आपको बोलना है कि लमार्क कहते हैं कि सभी के सभी जितने भी सजीव होते हैं ना, उनके शरीर के अंदर, उनके रचनाओं के अंदर हमेशा परिवर्तन, बदलाव आते रहते हैं। तो ये जो बदलाव आते हैं ना, ये उनके किए गए प्रयत्न और आलस के ऊपर निर्भर होता है। यही सिद्धांत हमारे लमार्क ने दिया, समझा? सो इतनी सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो भाई यहाँ पर जो हमारे लमार्क ना, इनका जो थियरी है, इनका जो सिद्धांत है, इंद्रियों का उपयोग या अनुपयोग का जो सिद्धांत है, इसको प्रूफ करने के लिए, इसको साबित करने के लिए इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, बहुत सारे उदाहरण दिए। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो ध्यान से। ये पहली लाइन से लेकर यहाँ तक, देखो यहाँ तक, पूरा यहाँ तक, ये जितने भी ऊपर लिखे हुए हैं ना, ये बहुत सारे सब एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे लमार्क ने दिया अपने थियरी को साबित करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक दो एग्जांपल को पकड़ता हूँ, जिसकी मदद से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है? देखो ध्यान से, ये जो हमारा जिराफ वाला एग्जांपल है ना, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। देखो क्या, यहाँ पर जो हमारा जिराफ होता है ना, ये क्या करता है? ये अपनी गर्दन तान कर पेड़ों के ऊपर जो पत्तियां होती है ना, उसको खाने का कोशिश करता है, जिसकी वजह से इसकी गर्दन कैसी होगी? लंबी होती चलेगी, समझा? तो भाई यहाँ पर एक कहते हैं ना, देखो आपको दिखाता हूँ, आ जाओ। देखो यहाँ पर क्या हमारा जिराफ है, ये जिराफ है, ठीक है? तो देखो इसका जो शरीर है ना, बहुत बड़ा होता है, ये बहुत ऊंचा होता है, इसकी वजह से क्या करता है? नीचे वाले जो घास होती है ना, उसको नहीं खा पाता है। तो ये क्या करता है? जो पेड़ होते हैं, जो यहाँ पर पेड़ होते हैं, इनके ऊपर जो पत्तियां होती है ना, उस पत्तियों को तोड़ तोड़ के खाता है। तो जब ये पेड़ की पत्तियां खाता है, तो अपने गर्दन को तानता है ना, अपने गर्दन को तानेगा तभी तो तोड़ तोड़ के पत्तियों को खाएगा, ऊपर वाले जो पत्तियां होते हैं उसको खाएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है? इसकी गर्दन धीरे धीरे लंबी होती चली गई, समझा? तो जो इसकी गर्दन धीरे धीरे लंबी हुई, ये कहीं ना कहीं इसने, ये जो विशेषताएं इसने क्या किया है? प्राप्त किया है, समझा? यानी कि एक्वायर किया है, समझा? मतलब उपार्जित विशेषताएं, जो विशेषताएं इसने प्राप्त की होती, समझा? तो ये लंबी गर्दन वाली विशेषताएं इसने प्राप्त की है, समझा? तो यहाँ पर हमारे जो लमार्क को कहते हैं कि इसने जो विशेषताएं प्राप्त की है ना, ये कहीं ना कहीं इसके आने वाली अगली पीढ़ी, इसके आने वाला जो अगला पीढ़ी होगा, इसका जो बच्चा होगा, उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा, यानी कि संक्रमित हो जाएगा, ऐसा हमारे लमार्क कहते हैं। पर ये पूरा का पूरा गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ठीक है? अगर ऐसा रहता तो आज के समय पे जो बॉडी बिल्डर रहते हैं, जो जिम करते हैं, उनका आने वाला जो बच्चा होगा, वो ऑटोमेटिक बॉडी बिल्डर बन जाना चाहिए, उसको भाई जिम जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसका पूरा का पूरा विशेषता उसके अंदर आ जाएगी, है ना? वो पैदा होते ही बॉडी बिल्डर बन जाएगा, समझा? जो बुद्धिमान इंसान होते हैं, उसका जो बच्चा आएगा, उसका जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, अगली पीढ़ी आएगी, वो पूरा का पूरा बुद्धिमान रहेगा, उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। उसको पूछ लेना भाई साइंस क्या होता, बता देगा, पैदा होते बता देगा, क्योंकि बुद्धिमान रहेगा। ऐसा होगा क्या? ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सारा का सारा फेक है, सब झूठ है। इसके लिए यहाँ पर क्या होता है, जो हमारे लमार्क थे ना, इनका जो थियरी था, ये क्या हो जाता है? पूरा पूरा फेल हो जाता है, गलत हो जाता है, समझा? ये बात आपको समझ के रखने का है, समझा? बिल्कुल यार, ऐसा कुछ भी नहीं होता ना। ये जो हमारा उपार्जित कैरेक्टर है, ये सब हम लोग ने क्या किया? ये सब हम लोग ने
प्राप्त किया है ना भाई, लिया है ना कहीं से, तो ये जो कैरेक्टर हम लोगों ने लिया है हमारे बच्चों के अंदर जाएगा क्या? नहीं जाएगा, उसको भी ये सब लेना पड़ेगा, प्राप्त करना पड़ेगा, तो ही उसके पास आएंगे, है ना। ये सारी चीजें होती है, पर यहाँ पर इनका थियरी पूरा पूरा गलत हो जाता है। सो आशा करता हूँ कि आपको लमार्किज्म, लमार्कवाद बहुत ही डिटेल में सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने जितना सब बोला ना, सब कुछ सही था, सब कुछ परफेक्ट था, पर गलती क्या हो गया, ये कहते हैं भाई कि जो सारे के सारे उपार्जित कैरेक्टर है, उपार्जित जो विशेषता है ना, ये आने वाली जनरेशन में, आने वाली पीढ़ी के अंदर क्या हो जाती है, संक्रमित हो जाती है, यानी कि ट्रांसफर हो जाती है। यही पर इनका थियरी फेल हो जाता है, समझा। क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अगर ऐसा होता तो भाई आज मुझे खाना बनाने आता है, रोटी बनाने आता है, भाजी बनाने आता है, तो जैसे ही मेरा बच्चा पैदा होगा, जैसे ही आएगा धरती पे जन्म लेगा, उसको रोटी बनाने आएगा, खाना बनाने आएगा, उसको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, उसको सब कुछ आएगा, समझा। ऐसा हो जाएगा, पर ऐसा होता है क्या? नहीं होता है ना। तो यहीं पर इनका थियरी हो जाता है फेल, समझा। तो यही पूरा का पूरा हमारे लमार्किज्म का थियरी था, जो आप लोग को अच्छे से समझ के रखना है। आशा करता हूं कि आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसी थियरी को हम लोग कहते हैं उपर्जित परिवर्तन के संक्रमण का सिद्धांत, यानी कि थियरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर, समझा, जिसे हम लमार्कवाद का सिद्धांत कहते हैं। ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने का, ठीक है, कि आपको सारा कुछ बहुत ही डिटेल में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लमार्किज्म यानी कि लमार्कवाद को बहुत ही डिटेल में पढ़ लिया, अच्छे से समझ लिया, बहुत ही बेस्ट तरीके से। अब भाई हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखो ध्यान से, ठीक है भाई। तो भाई देखो, अब यहाँ पर ना मैं आप लोगों को कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि भाई ये सब बहुत आसान है और ये सब आप लोगों को पढ़ के समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर टाइम पास नहीं करूंगा, ठीक है, क्योंकि भाई देखो आपको क्या याद रखना है इसके अंदर, खाली जो स्पेसिएशन लिखा हुआ है ना, इसका आप लोग को डेफिनेशन याद रखना है, समझा। मतलब जो डेफिनेशन है, बस आपको इसी को याद करके रख लेना और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, समझा कि नहीं समझा। बस एग्जाम में 1 मार्क के लिए आता तो इसी को आपको याद करके रखना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है, समझा। चलो आ जाओ, ये सब आप पढ़ लेना यार, बहुत ज्यादा आसान है, मैं आप लोग को इसमें नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, मानवीय उत्क्रांति यानी कि ह्यूमन एवोल्यूशन, मतलब भाई इंसान कैसे बने, है ना। आप लोग को पता है, मैं आपको बताया था ना लेक्चर नंबर 2 के अंदर कि एक लेमर नाम का चूहे जैसे दिखने वाला जानवर था, उसके अंदर उत्क्रांति आया, फिर वो बंदर जैसे दिखने वाला जानवर बना, फिर उसके अंदर उत्क्रांति आया, फिर हम लोग इंसान बने, है ना। तो ऐसे बहुत सारा चेंजेस आया, बदलाव आया, तो इस प्रकार से हम लोग इंसान बने। तो सारा का सारा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब डिटेल में पूरा नॉलेज यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप लोग पढ़ के समझ लेना कि हम लोग इंसान कैसे बने, है ना। देखो क्या भाई, अब इसमें मैं क्या समझाऊं आप लोग को, आप लोग खुद समझ सकते हो। देखो क्या लिखा है, करीब करीब 7 करोड़ वर्ष पहले, है ना, जब डायनासोर सबके सब मर गए, विनाश हो गया, खत्म हो गए, समझा, तो बंदर जैसे दिखने वाला प्राणी, है ना, उनसे भी अधिक प्राचीन ऐसे छोटे बहुत आधुनिक लेमुर, लेमुर मतलब लेमर नाम का जो प्राणी था ना, है ना, लेमुर के जैसे दिखने वाले प्राणी विकसित हुए, समझा। फिर 4 करोड़ वर्ष पूर्ण अफ्रीका के इस बंदर जैसे प्राणी की पूंछ नष्ट हो गई, मतलब पूंछ गायब हो गए, है ना। फिर उनके मस्तिष्क यानी कि उनके भेजा, उनका जो दिमाग है वो बड़ा होने लगा, है ना, विकसित होने लगा, ये सब होने लगा। फिर उनके हाथों के पंजे सुधार, मतलब उनके हाथों में जो पंजे उनके थे उनका सुधार हुआ, उनके हाथों का सुधार हुआ। ऐसे करते करते धीरे 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 धीरे, देखो यहाँ पर धीरे धीरे करते करते देखो ऐसे 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 उत्क्रांति हुआ, बहुत सारे परिवर्तन आए, फिर फाइनली जाके हम एक इंसान बनकर तैयार हो गए। ये सारी की सारी इंसानी कहानी इसके अंदर लिखी हुई है, तो ये आपको पढ़ के ऑटोमेटिक समझ जाना, एग्जाम में नहीं आता है, जस्ट फॉर योर नॉलेज आप लोग को पढ़ लेना, ठीक है। और देखो यही लेमर नाम का एक, देखो लेमुर है ना, लेमुर, लेमर नाम का ये देखो, यही बंदर जैसे दिखने वाला जानवर था। अब इससे जब ये छोटा था तो चूहे जैसे दिखता था, फिर धीरे धीरे बंदर जैसे बना, फिर हम लोग कहते हैं बंदर से इंसान बन गए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि चूहे जैसे दिखने वाला लेमर नाम का जानवर विकसित हुआ, फिर बंदर जैसे बना, फिर बंदर जैसे बना, फिर धीरे धीरे और विकसित हुआ, फिर इंसान बन गया, समझा। तो ऐसे ऐसे सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ के रखने की है, ठीक है। अब भाई यहाँ पर मैंने जो इंपॉर्टेंट है हैंडल लाइन किया ना, मतलब जो मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया है, बस आपको उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है, बाकी कुछ भी नहीं आता, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर क्या लिखा है, करीब 20 लाख वर्ष पूर्व मानव सदृश प्राणी की रचना, है ना, मतलब मानव लोग की रचना, मतलब ऐसा इंसान को सिर्फ दिखने लगे, समझा। फिर क्या लिखा हुआ है, करीब 15 लाख वर्ष पूर्ण सीधे चलने वाले मानव का विकास हुआ, है ना। 15 लाख वर्ष बाद क्या हुआ, सीधे मतलब खड़े होकर चलने वाले, है ना, मानव का क्या हुआ, विकास हुआ। देखो ना यहाँ पर खड़े चल रहे लोग, खड़े खड़े होकर चल रहे कि नहीं, भले 4 पैर पे चलते ना, मतलब दोनों हाथ दोनों पैर से चलते थे, फिर धीरे धीरे विकास हुआ, करीबन 15 लाख वर्ष लग गए, तब लोग कैसे हो गए, खड़े होकर चलने लगे, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा है, देखो यहाँ पर करीब करीब 1 लाख वर्ष तक सीधे चलने वाले मनुष्य का मस्तिष्क तो बड़ा होने लगा, मतलब विकसित होने लगा, समझा। उसके बाद क्या हुआ भाई, इसने अग्नि का खोज किया, मतलब अग्नि का उपयोग करना शुरू कर दिया, आग का, आग मतलब है ना, आग का खोज किसने किया था, इन लोग ने किया था ना, तो आग लोग का खोज किया, फिर इसका उपयोग करना शुरू कर दिया। फिर क्या लिखा, करीब 50,000 वर्ष पूर्ण मानव का मस्तिष्क लगभग पूर्णतः विकसित हो चुका था, मतलब जो मानव का भेजा जो दिमाग है अच्छा खासा पूरा का पूरा विकास हो चुका था, ठीक है। फिर यहाँ पर जो सबसे पहला बुद्धिमान इंसान था जिसका नाम था, देखो, और बुद्धिमान मानव होमोसेपियन, इस वर्ग का एक सदस्य मानने वाला योग्य हो चुका था। होमोसेपियन कौन है, होमोसेपियन, होमोसेपियन मतलब हम लोग इंसान लोग, हमारा साइंटिफिक नाम है
होमोसेपियन सेपियन। समझा? हम लोग मानव है ना, इंसान है, तो हमें इंग्लिश में साइंटिफिक नाम में कहते हैं होमोसेपियन सेपियन। तो ये होमोसेपियन मतलब हम इंसान लोग, ठीक है, समझा? फिर सबसे बुद्धिमान इंसान कौन बना? नियंदरथल। देखो ये हमारा नियंदरथल एक ऐसा दिखने वाला जानवर है जो भाई सबसे बुद्धिमान मानव माना जाता है। समझा कि नहीं समझा? चलो फिर क्या हुआ? फिर भाई देखो यहाँ पर 10,000 वर्ष बाद क्या हुआ? मानव है ना, बुद्धिमान जो मानव था नियंदरथल, इसने क्या किया? खेती करना शुरू कर दिया, फिर जानवरों को पालना शुरू कर दिया, क्योंकि भाई लोग जानवरों को मार के खा लेते थे ना, पर धीरे धीरे जानवर को पालना शुरू कर दिया, उनके साथ रहने लगे, फिर पूरा पूरा एक कॉलोनी बना लिया। ऐसा करके इन लोग ने पूरा का पूरा एकदम मस्त मानव का क्या हुआ? पूरा का पूरा विकसित हुआ। समझा? मतलब एक इंसान बनकर तैयार हो गया। ये सारी चीजें हैं, तो ये सब भाई आप लोग को पढ़कर अच्छे से समझ लेना। यहाँ पर मैं आपको कुछ भी बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान है और मैंने आपको बहुत सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यहाँ पर बताई दी, ठीक है। चलो तो भाई लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो जाए, इसके लिए मैंने थोड़ा फास्ट फास्ट आपको बता दिया। सो आशा करता हूँ कि आपको बहुत सारी चीजें बहुत ही डिटेल में समझ में आ गई होगी। देन भैया हमारा चैप्टर होता है खत्म, खल्लास, फिनिश, ठीक है। तो भाई फिर चलो और मिलते हैं हमारे एक और न्यू प्यारे से चैप्टर के अंदर, जो कि मैं चैप्टर नंबर 2 नहीं पढ़ाने वाला। मतलब चैप्टर नंबर 2 अभी स्टार्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3, जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। इसके लिए चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 बहुत ज्यादा आसान है पर उसके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 2 के ऊपर, ठीक है। सो ये बात आपको अच्छे से समझ के रखने की है। तो फिर चलो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। उससे पहले भाई इस वीडियो को मेरे दोस्तों में शेयर करो एंड लाइक करना एंड कमेंट करके आप लोग बताना हमारी वीडियो आपको कैसी लगी, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।